नमस्कार दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल में। आज हम दोस्तों बजट 2023 के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनको डिटेल में समझेंगे, लेकिन हम 3-4 अमेंडमेंट ही आज कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे हम सारी अमेंडमेंट कवर करेंगे। इट विल बी अ सीरीज ऑफ लेक्चर। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट में करने के लिए आज 3-4 अमेंडमेंट्स लेकर चल रहा हूँ, लेकिन हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि उनमें क्या चेंजेस आए हैं और क्यों आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम पहली अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं। कंपोजिशन लेवी। दोस्तों कंपोजिशन लेवी को ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अगर आप सेल कर रहे हो, आप कंपोजिशन डीलर हो और आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करना चाह रहे हो, तो पहले आपको टोटली मना था, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सेल ही नहीं कर सकते। सर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है? सर अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू मैं सेल करना चाहता हूँ। आजकल ऑनलाइन का ज़माना आ गया, हर बंदे को घर पे सामान चाहिए, कोई बंदा शॉपिंग करने मार्केट नहीं जाना चाहता। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ट्रैफिक पोल्यूशन भी है। ठीक है दोस्तों, तो अब गवर्नमेंट ने एक स्टेप आगे लिया है। गवर्नमेंट ने कहा जी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू भी आप, अगर आपने कंपोजिशन डीलर भी हैं तो भी आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सेल कर सकते हैं। सर अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों नहीं था? ई कॉमर्स तो बहुत पहले से चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब से कोविड आया तब से ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का टर्नओवर बहुत बढ़ गया है। मेट्रो सिटीज़ में तो पहले भी टर्नओवर अच्छा था, लेकिन अब गाँवों वगैरह में भी, छोटे शहरों में भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अच्छी सेल्स सभी डीलर्स कर पा रहे हैं। सर तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सेलिंग अब क्यों खोली है? कोविड आए हुए भी 2 साल हो गए हैं। देखिए उसी को आज हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सेलिंग अलाउ करी है कंपोजिशन डीलर्स को। क्या कंडीशंस हैं सर उसकी? देखिए पहले आप प्रॉब्लम समझिए। गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ही ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू कंपोजिशन लेवी को क्यों नहीं खोला? मान लीजिए मैं हूं ए, मैं हूं कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर सर अब ये भी बता दो थोड़ा सा, कंपोजिशन डीलर क्या होता है? कंपोजिशन डीलर वो होता है जो कहता है जी मैं अपनी सेल के ऊपर एक फ्लैट रेट का टैक्स दूंगा, सपोज 1%। मुझे तो याद भी नहीं, मेरा कोई क्लाइंट नहीं है कंपोजिशन डीलर, मुझे नहीं याद इस पे क्या रेट है। मेरे ख्याल से शायद 1% के आसपास ही रेट है। तो 1% का रेट है जी। मैं चाहे टूथब्रश बेचूं, मैं चाहे मिर्च पाउडर बेचूं, मैं कुछ भी बेचूं, मैं अपनी सारी सेल का 1% ही टैक्स लगाऊंगा। दिस इज कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर के लिए अभी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि वो इंटरस्टेट से माल मंगा तो सकता है, इंटरस्टेट से वो परचेज कर सकता है, सेल उसे अपनी स्टेट में ही करना पड़ेगा। अगर मैं हरियाणा में हूं और मैं दिल्ली से माल खरीद रहा हूं, खरीद तो सकता हूं लेकिन दिल्ली में माल बेच नहीं सकता, मुझे हरियाणा में ही सेल करनी पड़ेगी। प्लस जो मैंने दिल्ली से परचेज करी या कहीं से भी परचेज करी, चाहे मैंने हरियाणा से भी परचेज करी, एक कंपोजिशन डीलर को इनपुट कुछ भी नहीं मिलता। वो जितनी सेल करेगा उसको फ्लैट 1% जीएसटी देना है। दिस इज कंपोजिशन डीलर। अच्छा सर तो ये दिक्कत थी। अब अगर वो ऑनलाइन सेल करते हैं, मान लीजिए मैं एक लैपटॉप का डीलर हूं, मैं ऑनलाइन सेलिंग करता हूं, मेरे दूसरे बंदे तो बेच रहे हैं वही सामान 50,000 प्लस 18% जीएसटी, और मैं बेच रहा हूं 50,000 प्लस 1% जीएसटी, तो मुझे तो फायदा हो गया ना। मैंने तो जीएसटी कम दिया, उस बंदे ने 18% जीएसटी दिया, उसका माल महंगा हो गया। दोस्तों एक और चीज नोट कीजिए, कंपोजिशन डीलर को कोई भी इनपुट अलाउड नहीं है, तो सारा का सारा इनपुट उसकी कॉस्ट है। ठीक है ना? अब लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया है, उसके अंदर भी अब एक कंडीशन डाली गई है कि अगर कंपोजिशन डीलर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे रजिस्टर्ड होता है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि अमेजन का ये काम है कि वो सेल सिर्फ लोकल ही होनी चाहिए, इंटरस्टेट सेल नहीं होनी चाहिए। अब सर ये कंडीशन क्यों लगाई? देखो दोस्तों, हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे स्टेट और सेंटर की बड़ी आपस में लड़ाई रहती है, किसकी सरकार कहाँ है, किसका पैसा कहाँ गया, इस चीज़ पे बड़ी लड़ाई रहती है। अब देखिए हरियाणा गवर्नमेंट में मैं रहता हूँ, मैंने दिल्ली से एक लैपटॉप खरीदा,
ठीक है जी, 18% जीएसटी लग के आया। इसका टैक्स हरियाणा गवर्नमेंट के पास चला गया। ठीक है दोस्तों, मेरे को इनपुट भी अलाउड नहीं है, मेरी सरकार के पास, हरियाणा सरकार के पास टैक्स चला गया। ठीक है जी, जब मैंने सेल किया, मैंने हरियाणा में सेल किया, हरियाणा सरकार को 1% जीएसटी मिल गया, हरियाणा सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने इसको यूपी बेच दिया। यूपी की सरकार कहती है भाई इस आइटम पे 18% जीएसटी है, हमें तो 18% चाहिए। आपने तो हरियाणा गवर्नमेंट को 18% दे दिया, हमें आप 1% दे रहे हो, क्योंकि कंपोजिशन डीलर हो आप। तो कंपोजिशन डीलर को इंटर स्टेट बेचना ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू भी अलाउड नहीं किया गया, क्योंकि यूपी की सरकार खड़ी हो गई, हमें तो 18% जीएसटी चाहिए। हरियाणा गवर्नमेंट बोली भाई कंपोजिशन डीलर था, मैंने तो 18% पूरा ले लिया, अपना 1% ले लो। तो सेंटर खड़ी होगी, भैया ऐसे लड़ाई नहीं करनी, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी इनको लोकल ही सेल अलाउ करो, किसी सरकार का कोई नुकसान हम नहीं होने देंगे। ठीक है दोस्तों, ये था उस अमेंडमेंट का पूरा क्रक्स। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कंपोजिशन लेवी की अमेंडमेंट हो गई। अब आई जी सेक्शन 16 के अंदर अमेंडमेंट। शायद ही कोई बजट हो जिसके अंदर अमेंडमेंट इसमें ना आए, वैसे ही बहुत अमेंडमेंट आती रहती है, नोटिफिकेशंस आती रहती हैं सेक्शन 16 के रिगार्डिंग। अब एक और अमेंडमेंट आई दोस्तों। सेक्शन 16 के अंदर 2 प्रोवाइजो हैं, 3 प्रोवाइजो हैं, सेकंड और थर्ड प्रोवाइजो के अंदर कुछ चेंज हुआ है। इसका क्या इंपैक्ट आएगा हमें ये जानना है। देखिए दोस्तों, उसके अंदर एक चीज लिखी थी, अगर आपको याद हो, कि अगर आपने अपने वेंडर की पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करी तो वो जो इनपुट आपने लिया है, आपने जब परचेज किया, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ए ने बी को सेल किया, 100 रुपये का माल, 18 रुपये जीएसटी, 118 रुपये। ठीक है जी, ए इज द सेलर एंड बी इज द परचेजर। अब हम परचेजर के थ्रू बात कर रहे हैं। मैंने कहा बी को, भाई बी तूने 118 रुपये ए को दे दिए? बोला जी नहीं दिए। मैं कहा कब देगा? कहता पता नहीं, जब होंगे तब दे दूंगा। तो मैंने कहा बेटा 180 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो ये जो 18 रुपये का जीएसटी का इनपुट आपने ले लिया है, ये आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। सर ऐसा क्यों? गवर्नमेंट चाहती है कि आप 180 दिन के अंदर अंदर अपने वेंडर्स की पेमेंट करें, मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो बढ़ाएं। अदरवाइज ये बेचारा ए बंदा 18 रुपये का जीएसटी अपनी जेब से कितने टाइम तक के लिए भरेगा? आपने पैसा दिया नहीं, उसको तो जमा कराना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट ने 180 दिन की टाइम लिमिट इसमें बनाई कि भैया 180 दिन के अंदर अंदर बी को पेमेंट करनी मैंडेटरी है, अदरवाइज ये 18 रुपये का इनपुट हम उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में बना देंगे। अब फर्ज कीजिए बी की जीएसटी की रिटर्न अप्रैल 2023 मान लीजिए, सेल्स मान लीजिए उसकी, सेल्स का मैं सिर्फ जीएसटी का अमाउंट ले रहा हूँ, मान लीजिए जीएसटी का अमाउंट उसका बना 100 रुपये। ठीक है जी, इनपुट बना मान लीजिए इसी बिल का 18 रुपये, बाकी इसने कैश में जमा कर दिया। 6 महीने तक इसने पेमेंट ही नहीं करी। ये 18 रुपये मैंने अप्रैल 23 के अंदर इनपुट लिया था। सितंबर के बाद अक्टूबर की जब रिटर्न डालूंगा तो ये 18 रुपये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। देखो दोस्तों, ये इनपुट में से रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन हमारे एक्ट के अंदर सेक्शन 16 के अंदर क्या लिखा हुआ था कि दैट विल बी एडेड टू योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो अब एक बात समझिए, अक्टूबर की मंथ की मैं जब जीएसटी की रिटर्न भरूंगा तो जबरदस्ती मुझे एक सेल का इनवॉइस काटना पड़ेगा, चाहे मैं बिजनेस टू कंज्यूमर का इनवॉइस काटूं। वो जबरदस्ती एक इनवॉइस काटूंगा, मैं जीएसटीआर 1 में डालूंगा, 3B के अंदर उसको सेल दिखाऊंगा, तभी तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बुक करूंगा। अरे भैया मैंने सेल ही नहीं करी, ई वे बिल कहां से काटूंगा, गाड़ी नंबर कहां से लाऊंगा, गाड़ी में माल कहां दिखाऊंगा, कहां गया, अगर ज्यादा अमाउंट का बिल है तो। ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आ रही थी इस सेक्शन 16 प्रोवाइजो 2 की वजह से, क्योंकि हमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ानी थी और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में सेल्स बिना दिखाए कैसे बुक करूं? देयर वाज नो ऑप्शन। बिना ई वे बिल के काटोगे अब, और क्या करोगे?
नाम क्या डालोगे, राम श्याम मोहन डालोगे या ये वेंडर डालोगे जिससे आपने माल खरीदा था। ठीक है जी, माल खरीदा था, अगर उसका जीएसटी नंबर डालोगे तो उसको इनपुट मिल जाएगा, ये और बवाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स इस प्रोविजन में आ रही थी जिसको कंप्लाई करना बड़ा टफ हो रहा था। तो इसको गवर्नमेंट ने इस बजट में अमेंड किया और इन्होंने लिखा कि भैया जो ये एडिड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट देयर ऑन है, इसको हटा दो। अच्छा दोस्तों, एक और बात है, 180 दिन के बाद भी आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको टैक्स तो जमा कराना ही कराना पड़ेगा, इंटरेस्ट अलग से जमा कराना पड़ेगा। ठीक है जी, ये भी था। अच्छा सर, मैंने 180 दिन में तो पेमेंट नहीं करी थी पर मुझे रियलाइज हो गया और 210 दिन के बाद मैंने पेमेंट कर दी, तो 180 दिन के बाद आपने रिवर्सल कर दिया, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना होता था जी, इंटरेस्ट भी जमा कराना होता था। 180 दिन का इंटरेस्ट आपने जमा करा दिया, 210 दिन के बाद आपने पेमेंट कर दी, तो इनपुट आप वापस ले सकते हो। गवर्नमेंट कहती है जब पेमेंट कर दोगे ना तब इनपुट ले लेना, लेकिन इंटरेस्ट आपका डेड लॉस है, इंटरेस्ट का कोई क्रेडिट आपको गवर्नमेंट नहीं देगी। तो मतलब वेंडरों की लड़ाई में गवर्नमेंट ब्याज कमा गई, ये हो रहा था। वेंडर्स आपस में पेमेंट ना करें, गवर्नमेंट कहती है इंटरेस्ट हमें दे दो। तो भैया आप लोग कुछ समझो और अपनी पेमेंटें टाइम पे करो, ताकि इस प्रोविजन के तहत गवर्नमेंट को तो बेनिफिट ना मिले, आपके वेंडर को तो कोई बेनिफिट मिला नहीं बेचारे को, सरकार आपसे ब्याज और ले गई है। प्लस साथ में जब आप वेंडर को पेमेंट कर दो तो सरकार से ब्याज की वापसी की उम्मीद मत करना। ठीक है जी। अच्छा जी, द गवर्नमेंट ने चेंज क्या किया, द वर्ड्स एंड फिगर्स पेड बाय हिम अलोंग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो गवर्नमेंट ने इसमें कर दिया भैया आप पे कर दो, जैसे भी कन्वीनियंट हो, जो भी तरीका हो उसके तहत आप इसको पे कर देना। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, अब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करेंगे। अगर हमने 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करी तो द मोमेंट यू रिवर्स क्रेडिट इनपुट का इंटरेस्ट भी जोड़ देना 180 दिन का। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, थर्ड प्रोवाइजो को भी देखते हैं दोस्तों। अब थर्ड प्रोवाइजो क्या कहता था, थर्ड प्रोवाइजो ये कहता था, आइए एक बार देख ही लेते हैं थर्ड प्रोवाइजो। थर्ड प्रोवाइजो क्या कहता था, सेक्शन 17 का, सॉरी सेक्शन 16, provided also that the recipient shall be entitled to avail of the input tax credit on payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or services or both along with tax payable thereon। यहाँ पे पेमेंट मेड बाय हिम था ना, इसको इन्होंने चेंज किया है। क्या चेंज किया जी, द वर्ड्स टू द सप्लायर, इन्होंने चेंज किया इसको, पेमेंट मेड बाय हिम की जगह मेड बाय हिम को पूरा हटा दिया, टू द सप्लायर शैल बी एंटाइटल्ड टू क्रेडिट ऑन पेमेंट टू द सप्लायर ऑफ द अमाउंट। इससे क्या इंपैक्ट आया सर, पहले भी ठीक था सर, पहले भी पेमेंट कर रहे थे हम, तो अब भी पेमेंट कर रहे हैं, तो इससे डिफरेंस क्या आया दोस्तों, डिफरेंस आया, क्या डिफरेंस आया सर, लिटिगेशन बढ़ेगी अब इससे। देखिए समझिए, ए था मेरा लैंडलॉर्ड, मैंने उससे बिजनेस प्रीमाइसिस अपने लिए रेंट पे ली हुई थी। ठीक है जी, मेरी और इसकी हो गई लड़ाई। सर आज आप लड़ाई करवा रहे हो, क्या करूं, आज इन दोनों में लड़ाई करानी ही पड़ेगी, प्रोविजन समझाना है तो लड़ाई जरूरी है। ठीक है जी, अब इन दोनों में हो गई लड़ाई, ये चले गए कोर्ट, कोर्ट ने डिपॉजिट कराए पैसे इस बंदे से, कोर्ट में जमा हो गए मान लीजिए 1 लाख रुपए। हैज द पर्सन, क्या इसने पेमेंट सप्लायर को करी है, आंसर इज नो। उसने पेमेंट किसको करी, कोर्ट को। सेक्शन में क्या लिख दिया, पेमेंट शुड बी मेड टू द सप्लायर। कल को लिटिगेशन हो सकते हैं, ऑल्दो ये गलत है मैं भी जानता हूं, इट इज इक्विवेलेंट टू पेमेंट मेड टू सप्लायर
लेकिन लिटिगेशन तो लिटिगेशन है, किसी भी बात पे लड़ाई तो किसी भी बात पे की जा सकती है। जिनकी शादी हो चुकी है उनको तो खास तौर से ये बात पता होगा, लड़ाई तो किसी भी बात पे हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अब हम shall be inserted सेक्शन 17। सेक्शन 17, सेक्शन 17 के अंदर दोस्तों ब्लॉक्ड क्रेडिट का सेक्शन था। उसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन थी जो ये कहती थी कि एग्जेम्प्ट सप्लाई जो होगी वो ये होगी या ये नहीं होगी एग्जेम्प्ट सप्लाई। सर इसका मतलब क्या है, क्या कर रहे हो, कंफ्यूजन कर रहे हो? देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या था। सेक्शन 17 देखिए क्या होता है, जब मैं एक एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों एक ही जीएसटी नंबर से देता हूँ, मेरा सेम जीएसटी नंबर है, मैं राइस भी बेचता हूँ अनब्रांडेड, ठीक है, और मैं लैपटॉप्स भी बेचता हूँ, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे। तो राइस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, लैपटॉप्स के ऊपर जीएसटी है, ठीक है जी। लैपटॉप खरीद रहा हूँ, लैपटॉप बेच रहा हूँ, राइस खरीद रहा हूँ, राइस बेच रहा हूँ। लैपटॉप खरीद रहा हूँ, लैपटॉप का इनपुट आ रहा है, लैपटॉप के आउटपुट से सेट ऑफ हो रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है, फीस का बिल दिया उसने 5 लाख रुपए। क्या मुझे पूरा सीए की फीस का इनपुट अलाउ होना चाहिए या नहीं? आंसर इज नो, पूरा इनपुट आपका अलाउ नहीं होगा। 5 लाख का मान लीजिए 18% 90,000 रुपये जीएसटी है। गवर्नमेंट ये कहती है भैया अपना ना टर्नओवर देख लो, आपने कितने का तो राइस बेचा है और कितने का आपने लैपटॉप बेचा है। मान लीजिए 1 करोड़ का राइस बेचा है, 4 करोड़ का लैपटॉप बेचा है, 5 करोड़ का टोटल टर्नओवर है। तो गवर्नमेंट कहती है भैया एक काम करो, ये ले लो इनपुट, बाकी इनपुट भूल जाओ। राइस के प्रपोर्शन का इनपुट हम आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस का नहीं देंगे। तो जितनी ज़्यादा मेरी एग्जेम्प्ट सप्लाईज में काउंट होगा उतना कम मुझे इनपुट मिलेगा, इनपुट मेरा रिड्यूस हो जाएगा जब मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो गवर्नमेंट बड़ी समझदार है, छोटी छोटी चीज़ें भी पकड़ लेती है। तो क्या है, अब इसके अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन है। सेक्शन 17 के अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई की एक पॉइंट है जिसके अंदर ये लिखा था, आइए वो भी देख ही लेते क्या लिखा था। इन सबसेक्शन 3 इन द एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी, सबसेक्शन 3 की एक्सप्लेनेशन अपने को देखनी है, ठीक है जी। आइए हम देखते हैं। सबसेक्शन 3 की एक्सप्लेनेशन ये रही। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड, मतलब हम एग्जेम्प्ट सप्लाई इसको नहीं मानेंगे, ये पहले लिखा हुआ था। द वैल्यू ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 एक्सेप्ट दो स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 5 ऑफ द सेट शेड्यूल। ये मैंने पहले ऑलरेडी हाई सी सेल में कवर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहे हैं कि शेड्यूल 3 के अंदर जितने भी पॉइंट है ना, उसके ऊपर हम एग्जेम्प्ट सप्लाई को, उसको हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में नहीं जोड़ेंगे एक्सेप्ट पैराग्राफ 5। पैराग्राफ 5 है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। दोस्तों गवर्नमेंट लैंड एंड बिल्डिंग वालों को तो छोड़ेगी ही नहीं, बिल्डर्स को नहीं छोड़ना उसने, ठीक है ना। तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई में काउंट करके उनका इनपुट रिवर्स करवाना है, समझ रहे हो। एग्जेम्प्ट सप्लाई जैसे ही बढ़ी, इसके अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई बढ़ जाएगी पैराग्राफ 5 के अंदर। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर रिवर्सल ज्यादा करवाना चाहती है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। सीए की फीस ज्यादा से ज्यादा रिवर्स होए, एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू बढ़ा दो। अब दोस्तों ये हाई सी सेल के लिए इस बजट में एक अमेंडमेंट की गई। देखो गवर्नमेंट ने क्या सब्स्टिट्यूट किया, गवर्नमेंट ने कहा जी क्या करो, द वैल्यू ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस, उस पॉइंट को भूल जाओ, ये 2 पॉइंट नए ऐड कर दिए। पहला पॉइंट तो वही रहा, द वैल्यू ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 5। पैराग्राफ 5 सेम रखा भैया, वो तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में रहेगा ही रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या किया, द वैल्यू ऑफ सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ
क्लॉज ए ऑफ पैराग्राफ 8 ऑफ द सेट शेड्यूल। ये हाई सी सेल का था दोस्तों। आइए अब इसको देखते हैं, हाई सी सेल पे इसकी क्या इंप्लीकेशन गवर्नमेंट ने की। हाई सी सेल पे इसकी क्या इंप्लीकेशन गवर्नमेंट ने की। पैराग्राफ 8A, दीज एक्टिविटीज आर नाइदर गुड्स नाइदर सर्विसेज। ठीक है दोस्तों देखो हाई सी सेल के ये 3 पॉइंट थे, 7, 8A, 8B। गवर्नमेंट ने सिर्फ 8A को कवर किया है, 7 और 8B को अभी भी छोड़ दिया है। सर अब हाई सी सेल के अंदर भी गवर्नमेंट क्या चाहती है हमसे, सिर्फ ये वाली सेल के ऊपर गवर्नमेंट एग्जाम सप्लाई को जोड़ना चाहती है और रिवर्सल ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है। 8A के अंदर रिवर्सल गवर्नमेंट चाहती है ऑफ इनपुट। सर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रही है गवर्नमेंट, क्या करें, गवर्नमेंट बहुत तेज़ है हमारी। ठीक है जी, क्यों किया गवर्नमेंट ने ऐसा, अब इसका भी रीज़न समझिए। और 8A के अंदर ऐसा क्या है जो इसमें और इसमें नहीं है, देखिए। अब हम फिर से माल को आज चलाएंगे यूएस से इंडिया, ये है हमारा इंडिया। माल चला यूएसए से इंडिया, आ रहा है, रास्ते में ही बेच दिया। गवर्नमेंट कहती है छोड़ दो, रिवर्सल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, माल आ गया कस्टम वेयर हाउस में, कस्टम वेयर हाउस के बाद मैंने बेचा। गवर्नमेंट ने कहा इसको पकड़ो, इसको रिवर्सल कराएंगे। अच्छा एक बात और, मैं एक बार हाई सी सेल को फिर से रिपीट कर देता हूं। हाई सी सेल होता क्या है, माल चला यूएसए से इंडिया, ए ने बुक कराया था 100 रुपये का, कस्टम्स में जाता माल क्लियर होता, उसके बाद बी बेचता। बी ने क्या किया, माल रास्ते में था, किसी और कंट्री में था या रास्ते में था, पानी में ही था, समुद्र में ही था, उससे पहले ही बी को उसने 120 रुपये का बेच दिया। 100 से 120 पे बेच दिया, जीएसटी 20 रुपये पे लगेगा या नहीं लगेगा। पहली बात तो 100 रुपये पे क्या लगेगा, 100 रुपये पे तो सब एग्री हो जाएंगे जी, कस्टम ड्यूटी लगेगी, बाहर से माल आ रहा है दूसरी कंट्री से, कस्टम ड्यूटी लगेगी। 20 रुपये के ऊपर क्या लगेगा, और गुड्स क्लियर कराने कौन जाएगा, गुड्स क्लियर कराने जाएगा जी बी, क्योंकि मैंने बी को बेच दिया। ए ने बी को बेच दिया 120 रुपये का, अब बी जाएगा क्लियर कराने माल को कस्टम से। वो कस्टम्स के अंदर 100 रुपये पे ड्यूटी देगा या 120 रुपये पे ड्यूटी देगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये जो 20 रुपये का मार्जिन ए ने कमाया है, क्या इस पे इसको जीएसटी देना है? आंसर इज ये 20 रुपये नेगेटिव लिस्ट में है शेड्यूल 3 में, ए को कोई जीएसटी 20 रुपये पे नहीं देना। ठीक है दोस्तों, क्या ये 120 रुपये की जो सेल ए ने करी है, 20 रुपये का जो प्रॉफिट ए ने कमाया है, क्या ये एग्जेम्प्ट सप्लाई में जुड़ेगा ए की? पहले तक तो नहीं जुड़ रहा था, अब देखेंगे क्या है। ठीक है जी, अब बी जब कस्टम से क्लियर कराने जाएगा, वो 120 रुपये पे कस्टम ड्यूटी देगा, इसीलिए इसको नेगेटिव लिस्ट में डाला गया शेड्यूल 3 में। ठीक है दोस्तों, तो आइए, अब ये शेड्यूल 3 की नेगेटिव लिस्ट है, जिसमें ये लिखा था कि ये एक्टिविटीज आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। बाहर की बाहर किसी और कंट्री में बेच दिया, ठीक है, विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, इस पॉइंट को गवर्नमेंट ने कवर किया है एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में। तो यानी कि अगर आपने एक बार वेयर हाउस में माल पहुंच गया, कस्टम्स वेयर हाउस, दिस इज कस्टम्स वेयर हाउस, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, आप कंजम्पशन करने के लिए होम क्लियरेंस करवाने से पहले अगर आपने इस माल को किसी और को सप्लाई किया
और वेयर हाउस में ये चला गया, उसके बाद आपने सप्लाई किया, तो ये आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई में हम जोड़ देंगे। सेकंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन करने से पहले आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स अगर ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो हम इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई में नहीं जोड़ेंगे। वो 20 रुपये 100 का 120 जो हो रहा था ना, वो 120 रुपये की सेल को हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में एक ही नहीं जोड़ेंगे। दोस्तों आप दिमाग लगाओ, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट क्यों की होगी। दोस्तों क्या हो रहा था, लोग भी ना बड़ी ज़बरदस्त गेम खेलते हैं। टैक्स प्लानिंग करने की सोच रहे थे। क्या करते थे, माल मंगवाया, कस्टम्स वेयर हाउस में रखा, किसी और को बेच दिया। आई डोंट नो वो लीगल था या इलीगल था, बट बेच दिया, सिर्फ एंट्री घुमाने के लिए कह लो। तो क्या हो रहा था, गवर्नमेंट कह रही थी यार ये तो बिना जीएसटी दिए आपने माल निकाल लिया, चलो आप कस्टम्स ड्यूटी तो दे रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको पकड़ा कि भैया एग्जेम्प्ट सप्लाई में नहीं छोड़ेंगे हम इसको, जीएसटी तो हम नहीं लगा रहे आपके ऊपर, लेकिन हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में आपके इस टर्नओवर को जोड़ देंगे जो आप पॉइंट नंबर 8 का ए में आप ले रहे हो। अगर एक बार वेयर हाउस में पहुंच गया माल, तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई में आपके टर्नओवर के जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अगर आपने उसको बेच दिया किसी और को, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, बेच दिया वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है दोस्तों, ये एक अमेंडमेंट आई अपनी शेड्यूल 3 में। आइए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 17 के अंदर ही एक और अमेंडमेंट आई दोस्तों। वो क्या आई जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। देखो दोस्तों, कुछ एक टर्नओवर है, परसेंटेज है। अगर सपोज आपका प्रॉफिट एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल, से बड़ी कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल है। अगर आपका प्रॉफिट एक आई डोंट नो अबाउट द लिमिट, शायद 1000 करोड़ का अगर आपका प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है आप 2% जो है वो CSR के खर्चों पे स्पेंड करो। CSR क्या होता है जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप डोनेट करो और अच्छे अच्छे कामों में डोनेट करो, स्कूल बनवाओ, कॉलेज बनवाओ, यूनिवर्सिटी बनवाओ, बच्चों को लैपटॉप्स बांटो, गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ करो या कुछ भी करो, XYZ, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्चा करो इन डोनेशंस। हो क्या रहा था दोस्तों, सर आइडिया, बच्चों को लैपटॉप गिफ्ट कर देते हैं और लैपटॉप का इनपुट ले लेते हैं, GST का 2% का खर्चा करना है, 2% का 18% तो वापिस आ गया। 5 करोड़ के लैपटॉप दे देते हैं, 5 करोड़ के लैपटॉप दे दिए, 18% GST हो गया, 90 लाख का इनपुट आ गया सर GST का। मौज लो, मौज लो, रोज लो। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, रोज मौज नहीं लेने देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 17 ब्लॉक्ड क्रेडिट के अंदर डाल दिया, गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन व्हिच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू हिज ऑब्लिगेशंस अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू इन सेक्शन दिस। सेक्शन 17 के अंदर डाल दिया दोस्तों, क्लॉज 5 के अंदर, ब्लॉक क्रेडिट के अंदर, कि अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कोई गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर रहे हो तो हम आपको उसका इनपुट नहीं लेने देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। हम अगले सेशन में और पॉइंट्स लेंगे। आई नो ये लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन पॉइंट्स डिटेल में समझने हैं दोस्तों तो लंबी वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों।